हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, उन्हें आप लगातार देख रहे होंगे और उनका नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम उसी क्रम में अपना अगला वीडियो लेके आए। काफ़ी दिनों बाद टाइम अभाव के कारण ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हम अपना करेंट का एक रिकॉर्डेड वीडियो नहीं लेके आ पाए। आज उसी करंट को लेकर आए हैं, तो इसकी जो खबरें हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को आज हम नोट्स बना हुआ देंगे, मतलब एक तरह से पीपी टाइप का, ठीक। तो देखते हैं पहली खबर क्या है। पहली खबर क्या है, ठीक है। देखिए ये पहली खबर क्या है हमारी, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली खबर है वो है पनियाला, ठीक है। क्या है पहली खबर? पनियाला। अब ये पनियाला क्या है? पनियाला एक अमरूद के जैसा, ठीक है। क्या है ये पनियाला? एक जामुन के जैसा स्वाद में लगने वाला खट्टा मीठा फल है, ठीक है। जामुन के जैसा, किसके जैसा? जामुन के जैसा स्वाद में लगने वाला एक खट्टा मीठा फल है। तो ये चर्चा में आया, अभी क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या मिला है? किसको? पनियाला को जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। पनियाला को जीआई टैग दिया गया है। ये स्वाद में कैसा है? खट्टा मीठा है, ठीक है। अब जीआई टैग भारत में पहली बार 1999 में, ठीक है, 1999 में जो पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की चाय है उसको दिया गया था। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में जो चाय उत्पादित की जाती है उसको दिया गया था। भारत में पहली बार ये दिया गया था, ठीक। तो ये आपका क्या है? पनियाला। ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही नोट्स बना लीजिए। देखो हमारा जो वीडियो है, खास करके मैं आपको बता दूं, ARO जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके लिए, और 2024 का जो PCS होगा उसके लिए है। लेकिन वनडे एग्जाम में तो आप यूज कर ही सकते हैं इसको। सोच रहे होंगे बच्चे कि सर पैट में या पुलिस में ये फंसेगा या नहीं। 100% जब PCS और ARO के लिए हम करा रहे हैं तो भाई पैट और यूपी पुलिस का एग्जाम क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना आसान मत समझना उसको, मैंने बोल दिया क्या है। बहुत तंगड़ा कंपटीशन होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया क्या है, ठीक है। अच्छे एक से एक बढ़कर इस यूपी पुलिस के लिए लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये मत सोचना कि क्या हमने बोल दिया तो तुम भी सोचने लगो। बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। अब यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यूपी पुलिस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट रहेगा। ऐसे मान के चलिए यूपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ रहा है यूपी करंट से संबंधित, वो इस करंट से बाहर नहीं जा सकता। हमने इसको ऐसा सेट किया है कि ये जो करंट अफेयर है वो आपका RO है, यूपी PCS है, या वनडे का अदर कोई भी एग्जाम है उसमें भी आपको काम आएगा ये, ठीक है। उसमें भी अब जैसे हमने कहीं ऐसा होता है कि हमारे कूट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है किसी पॉइंट टॉपिक पर। और कहीं हमारा वनडे एग्जाम जैसे पुलिस, यूपी पुलिस है, पैट है, और अदर UPSSC निकाल रहे हैं, UPSSC वाले उससे फॉर्म निकल रहे हैं, तो उसमें भी वन लाइनर जो बनता है, तो इसमें वन लाइनरों को भी हमने इस बार सेट किया है, ठीक है। तो आप परेशान न होना बिल्कुल भी, और नोट्स जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाते रहना, ठीक है। तो पहला ही हमारा क्या था? पनियाला, ठीक है, एक फल है। पनियाला क्या है? एक फल है जो किसकी तरह दिखता है? जामुन की तरह दिखता है। इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग भारत में सबसे पहले कब दिया गया? 1999 में। कहां पे दिया गया था? जो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय है उसको दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक शब्द आया, एक रिपोर्ट आई है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया,
ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसके तहत ये बताया गया है कि सबसे अधिक बच्चों की किडनैपिंग हुई है वो कितनी हुई है और कहां पे हुई है, ठीक है। तो देखो ये एक रिपोर्ट है, ये क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, पूरे भारत की के राज्यों से संबंधित रिपोर्ट है, लेकिन यूपी में देखा गया है, इस रिपोर्ट ने जो बात की है वो यूपी में सर्वाधिक बताया है कि बच्चों की तस्करी कहां पर हुई है, यूपी में हुई है। अब इसके तहत क्या है, पहले निकाली 2016 से 19 तक टोटल बच्चे कितने हैं जिनकी तस्करी हुई है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं 2016 से 19 तक यूपी में, वो है 267 बच्चों की तस्करी हुई है। कभी कभी हमारा यूपी आयोग है कुछ ऐसे डाटा पूछ लेता है, वो भी यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में या आरओ वाले, ठीक। और यही अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो ये भारत के लिए डाटा निकला है वो 21-22 के लिए निकला है, तो संपूर्ण भारत में कितने हुए हैं 1217 बच्चे, ठीक। तो आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में याद रखना है। उसमें क्या है, यूपी में ये किससे संबंधित है, किडनैपिंग से संबंधित है, ठीक है। इससे किडनैपिंग से संबंधित है, किडनैपिंग को बोले बिल्कुल हिंदी भाषा में तो पकड़ों से संबंधित है, बच्चों की चुरा कर ले जाने से संबंधित है, ठीक है। 2016 से 19 तक किसकी, यूपी में 267 बच्चे हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगली रिपोर्ट हमारी क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो, किसकी बात हुई है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो की बात हुई है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो की बात हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, एक कुछ नहीं है, ये एक जिस तरह से कहते हैं ना ये शो, ये बाजार, ये मेला, उसी तरह से व्यापारिक एक शो कराया गया है, ठीक है। एक व्यापार का अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक प्रदर्शनी कराई गई है, वो कहां पे कराई गई है, यूपी में पहली बार, ठीक है। यूपी के नोएडा में कराई, स्थापित की गई, वन लाइनर आ गया, ठीक है, इंडिया एक्सपो सेंटर में। अब यही पूछ लिया जाए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है या किस जिले में किया गया है, तो नोएडा में। कौन से नंबर का है, पहली बार हुआ है तो पहले नंबर का होगा। और अगर ये भी नोएडा ना देकर उस नोएडा की उस जगह को पूछ ले जहां ये प्रदर्शनी लगाई गई है, तो वो कौन सी जगह है, इंडिया एक्सपो सेंटर। क्या नाम है उसका, इंडिया एक्सपो सेंटर। तो ये हमारी वन लाइनर वही खबरें हैं जिसमें क्या है, आप यूपी पुलिस और अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम में अच्छे से इनको प्रयोग कर सकते हैं और याद कर सकें, ठीक है, अच्छे से याद करें इन खबरों को। सीएम सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना, अब देखो सीएम सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या की बताया गया है, 5 करोड़ रुपए से अधिक, 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी, ठीक है, जिन व्यक्तियों की, मतलब ये जो सीएम सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना है ये चलाई गई है, वो क्यों चलाई गई है अभी आपको बताएंगे। 5 करोड़ रुपए से जिनकी कम पूंजी है, ठीक है, और 40 लाख से, ठीक है, 40 लाख से जिनका कम वार्षिक टर्नओवर होता है, ठीक है, 40 लाख से वार्षिक टर्नओवर होता है, मतलब टोटल पूंजी तो उनके पास कितनी है, 5 करोड़ है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन अब उसमें से उसने कुछ अपनी पूंजी लगा दी है, किसी क्षेत्र विशेष में व्यापार में लगा दी है, या सूक्ष्म उद्योग कोई भी है, एमएसएमई सेक्टर का कोई भी क्षेत्र है उसमें लगा दी है, तो उसके बाद उसका टर्नओवर टोटल रुपया 40 लाख से कम होता है, 5 करोड़ की पूंजी है, ठीक है, 40 लाख से कम जिसका वार्षिक टर्नओवर निकलता है, ठीक, ऐसे 90 लाख से अधिक व्यक्तियों को सूक्ष्म व अति सूक्ष्म
उद्यमियों को, भाई व्यक्तियों को हमने, ठीक है, जो केंद्र सरकार के उद्यमिता पोर्टल में पंजीकरण कराएंगे, अब उन्हें ही क्या होगा, इस बीमा के तहत, इस सीएम सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। एक बार समझ लें, यहां पे क्या है, देखो कोई व्यक्ति है, मानो ये ए व्यक्ति है, इसके पास टोटल पूंजी है इसकी वो 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, लेकिन इसने क्या किया है, जो एमएसएमई जो सूक्ष्म एवं मध्यम हमारे उद्योग हैं उनमें 5 करोड़ की पूंजी है, उसने कितना रुपया लगा दिया, मानो 5 लाख रुपया लगा दिया, मैंने कहा सॉरी 5 लाख 25 लाख रुपया लगा दिया एक साल के लिए। 5 करोड़ तो उसकी कुल पूंजी है, होनी चाहिए, और 25 लाख रुपया उसने किस में लगा दिए, किसी व्यापार में लगा दिए, छोटे से या बड़े से व्यापार में लगा दिए। अब इस 25 लाख का पूरे वर्ष में अगर 40 लाख तक, कितने 40 लाख तक नहीं लौटता है, ठीक है, जो 40 लाख तक अगर हो जाता है, 40 लाख 25 लाख का टोटल 40 लाख हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को 40 लाख को ही क्या कहेंगे हम, तो उसका टोटल टर्नओवर, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इस 40 लाख को टर्नओवर कहें। 25 लाख लगाया है, ठीक है, और टर्नओवर उसका 25 लाख लौट रहा है, प्लस वह व्यक्ति जो, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है केंद्र सरकार का, किसका, केंद्र सरकार का एक पंजीकरण पोर्टल है, पंजीकरण पोर्टल है। इस पोर्टल में अगर ये व्यक्ति ए पंजीकृत है और मान के चलो इन उद्योगों के या व्यापार के दौरान इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे उस योजना के तहत कितना लाख रुपया मिलेगा, सीएम सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो कितना रुपया दिया जाएगा, इसमें 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये थी। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला है सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है, ठीक है, सीधा सीधा बात की जा रही है, सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। शिक्षुता का मतलब है यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं, ठीक है, जो शिक्षा देते हैं, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम थी, ठीक है। देखो आज हम बात अभी अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं, सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है, सीएम शिक्षुता, शिक्षुता का मतलब है यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं उनसे संबंधित है। आप देखिए शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में क्या है, इसमें ये बात की गई है कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो क्या करें, एक समूह बनाएं, ठीक है, समूह बनाएं, और वो लोग जो जिनको जरूरत है बच्चों को, ठीक है, सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, तो उन बच्चों को शिक्षा दें। अब वो जो समूह बनेगा उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो उसको हमारी सरकार 9,000 रुपया प्रति माह देने की बात कर रही है, ठीक है। तो यही से ही कहा गया है सीएम प्रशिक्षुता योजना, प्रोत्साहन योजना। तो सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में क्या है, उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु, किसके लिए, उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु सभी ग्रेजुएट युवाओं को एक साथ जोड़कर और उनके द्वारा जो जरूरतमंद, जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा दिलाई जाए। तो अब क्या ये शिक्षा क्या फ्री में देंगे, नहीं देंगे फ्री में, तो इनके लिए क्या किया गया है, 9,000 रुपए प्रति माह की व्यवस्था की गई है। तो सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में बस आपका इतना ही है। अब यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन बनाएगा तो ये लिख देगा उच्च शिक्षा विस्तार हेतु, ठीक है, या प्राइमरी शिक्षा विस्तार हेतु। तो उच्च शिक्षा विस्तार हेतु ये चलाई गई है। अब
अगला हमारी जो खबर है वो क्या है, इसको देखिए। अगली खबर है कुश्ती प्रतियोगिता। ये क्या है? कुश्ती प्रतियोगिता। इसकी कुछ सेटिंग खराब हो गई है शायद। कुश्ती प्रतियोगिता, ठीक है। क्या है ये? कुश्ती प्रतियोगिता। ये कहां पे आयोजित हुई है? अभी गोरखपुर में आयोजित की गई है। तो इसमें ये जो कुश्ती प्रतियोगिता है गोरखपुर में आयोजित हुई है, इसमें भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे। एक केसरी है, यूपी केसरी, यूपी कुमार, और एक वीर अभिमन्यु, ठीक है। ये इसमें जो विजेता होंगे, किसमें? इसमें किसमें? जो कुश्ती प्रतियोगिता गोरखपुर में आयोजित हुई है, ठीक है, इसमें भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 3 अवार्ड दिए जाएंगे। कौन कौन से? पहला यूपी केसरी होगा, ठीक है, दूसरा यूपी कुमार के नाम से होगा, तीसरा होगा वो हमारा वीर अभिमन्यु के नाम से होगा। और इसमें जो राशि है वो कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। तो देख लेना आप इसको अच्छे से, कुश्ती प्रतियोगिता। अब देखो, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कुश्ती प्रतियोगिता, ठीक है, अभी यही पूछ लिया जाए कुश्ती प्रतियोगिता अभी हाल ही में कहां पे, यूपी में किस शहर में आयोजित की गई है? तो गोरखपुर में आयोजित की गई है। अब ये तो वन लाइनर बन जाएगा, कुश्ती प्रतियोगिता भी हाल ही में गोरखपुर में आयोजित की गई, ये वन लाइनर हो गया। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, यही क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछ ले, कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अब यहां ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए हैं। पहला, इसका आयोजन नोएडा में हुआ है, ठीक है। इस दूसरा पूछ ले, आयोजन कानपुर में हुआ है, ठीक। और तीसरा आपसे ये पूछ ले, इसमें कुल 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे। केवल यहां इतना, ये तो नहीं, ये तो यूपीएससी वाला टॉपिक हो जाएगा। 2 अवार्ड राशि ऐसे दे, राशि 51 लाख होगी, 51 लाख होगी या 51,000 होगी, तो कौन सा कथन रहेगा सत्य? इसमें 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका यूपीआरओ या पीसीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। वन लाइनर में ये कुश्ती प्रतियोगिता कहां पे हुई है, ठीक है। और ये वन लाइनर में ये भी रख सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वनडे एग्जाम में ये ना रखे, ऐसे भी बना सकता है, ठीक। अगला देखते हैं क्या है खबर हमारी। निजी औद्योगिक विलेज पार्क, ये क्या है? प्लेज पार्क है। क्या है? प्लेज पार्क। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या बात की गई है, देखो ये ऐसी योजना है जिसमें नए उद्योगों का, अगर नए उद्योग लगाना, कोई भूखंड, नया उद्योग लगाने के लिए कोई भूखंड खरीदा जा रहा है, तो उसमें हमारी यूपी सरकार द्वारा जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसमें 100% की छूट देगी, ठीक है, 100% की छूट देगी। और इसी योजना में, और इसमें क्या है, महिलाओं के नाम पर की जा रही है, तब छूट देगी। तो देखिए ये क्या है, निजी औद्योगिक
प्लेज पार्क योजना, ये क्या है? पहले नंबर कहां कहां चली है? झांसी, संभल और हापुड़, इनके मुख्य मेन केंद्र रहे हैं। कौन कौन? झांसी, संभल और हापुड़ इसके मुख्य केंद्र रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो औद्योगिक भूखंड खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ठीक है, 100% की छूट है। अब देखो यहां पर आप अगर कोई भूखंड खरीद रहे हैं जिस पर कोई उद्योग डालना चाहते हैं, तो उसमें सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा जो स्टाम्प ड्यूटीज होती हैं उन पर 100% की छूट की बात की गई है, ठीक। और ये औद्योगिक भूखंड किसके नाम पर हो? महिला के नाम पर हो, ठीक है, महिला के नाम पर हो तो छूट दी गई है। दूसरा, अगर ये तो औद्योगिक भूखंड स्थापित करने पर है, ठीक है, उद्योग लगाने पर। अगर औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रति 1 एकड़ पर 50 लाख की छूट दी जाएगी, प्रति एकड़ पर 50 लाख की छूट दी जाएगी, ठीक है, 50 लाख की क्या मिलेगी? आपको छूट मिलेगी। अगर उद्योग से संबंधित कोई पार्क स्थापित करेंगे, उसके लिए जमीन खरीद रहे हैं, तो 50 लाख रुपया प्रति एकड़ पर छूट मिलेगी। अब 75% जो भूखंड है, जमीन है, वो एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के लिए, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये पूरा टॉपिक एक आता है, हम इसको जब इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा 100% है यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ में, और कूट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बिंदु यही होंगे, तो आपको एक एक बिंदु याद रख लेना। अब देखो 75% क्या भूखंड कर दिए गए हैं जो एमएसएमई सेक्टर है, ये एमएसएमई सेक्टर है उनकी इकाइयों के लिए, ठीक, मीडियम एंड स्मॉल, सॉरी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, इसके लिए कितना कर दिया गया है? 75%। अब ये जो प्लेज है, ये प्लेज है, ठीक, इसका इंग्लिश है PLEDG, इसका फुल फॉर्म क्या है? यही हो सकता है इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेज, ठीक है, एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ इंजन्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है प्लेज। तो प्लेज योजना क्या है? महिलाओं के लिए चलाई गई है। इसमें 3 प्रकार की बातें की गई हैं। अगर कोई महिला के नाम पर कोई जमीन खरीदी जा रही है तो हमारी राज्य सरकार है उसको स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जैसे बैनामा वगैरह होते हैं, उस पर 100% की छूट मिलेगी। अगर वही कोई व्यक्ति औद्योगिक पार्क के लिए जमीन खरीद रहा है तो उसमें प्रति एकड़ में 50 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। और अगर कोई एमएसएमई क्षेत्र का व्यक्ति है वो खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए 75% पहले से ही आरक्षित कर दी गई है, वो वहां पे भूमि खरीद सकता है, ठीक है। तो ये है, आप इसको देख लें। अगला क्या है? अगला है वन लाइनर। देखो ये पॉइंट है, यूपी के स्कूलों में पहली बार, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछता है। यूपी पुलिस के 2013 वाले में भी एक उस समय वृद्ध महिला, यूपी की सबसे वृद्ध महिला प्रधान बनी हुई थी, तो उन महिला का नाम पूछ लिया था। वो देखो किसी गांव से संबंधित थी तो उनका नाम पूछा था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यूपी में बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन यूपी आयोग पूछते हैं, यूपी में इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब यही पूछ लेगा वो दिन कौन सा था जिन दिन मतलब पढ़ाई रखी गई थी, या वो तारीख कौन सी थी, ये खास करके तारीख को ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, यूपी के स्कूलों में पहली बार 23 अगस्त को रविवार का दिन था, लेकिन फिर भी क्या हुई? पढ़ाई हुई, ठीक है। क्यों पढ़ाई रखी गई थी? आपको पता है कि हम भारतवासी या हमारा इसरो
इतिहास हमारे इसरो ने क्या किया था उस दिन, इतिहास रचा था। आपको पता है कि हमारा चंद्रयान 3 था, वो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। तो इसी लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए यूपी के सभी स्कूलों की संडे वाले दिन भी पढ़ाई रखी गई थी। तो वो दिन कौन सा था? 23 अगस्त। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय चंद्र दिवस या अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी मनाया जाएगा नहीं, 2024 में मनाया जाएगा पहली बार। ठीक है, राष्ट्रीय चंद्र या अंतरिक्ष दिवस 2024 में पहली बार मनाया जाएगा, 23 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अगला है हमारा, वो क्या है? लोक बंधु अस्पताल। ये चर्चा में रहा है। देखो, लोक बंधु अस्पताल है, वो चर्चा में क्यों रहा है? इसे जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया है, जो हमारा आयुष्मान भारत मिशन चला था ना, आयुष्मान भारत मिशन 2018 में, फरवरी 2018 में आयुष्मान भारत मिशन चलाया गया था, जो कि संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी। आयुष्मान भारत 2018 में चला, संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी। तो इसमें क्या है, इसी आयुष्मान भारत मिशन के तहत ही हमारा ये जो अस्पताल है लखनऊ वाला, इसने बहुत ज्यादा अपने यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण करा लिए। इस कारण इसे अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया है, इसलिए ये चर्चा में आया है। तो देखो क्या है, लोक बंधु अस्पताल। तो लोक बंधु अस्पताल, ठीक है, ये है कहां पे? लखनऊ में है। कहां है ये? लखनऊ में है। चर्चा, इसका अन्य नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये कहां पे है? लखनऊ में है। अब देखो, आयुष्मान भारत ये चर्चा में क्यों रहा? ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना चली थी, उसमें डिजिटल के तहत, मतलब ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मिशन के तहत सबसे ज्यादा पंजीकरण करा लिए हैं, इसलिए इसे क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया। ठीक है, अवार्ड दिया गया। अब ऐसे आ जाए कि अभी हाल ही में किस यूपी के अस्पताल को ऑनलाइन डिजिटलीकरण के कारण अवार्ड दिया गया है? तो हमारा कौन सा है? लोक बंधु अस्पताल कहाँ का है? लखनऊ का है। इसे अन्य नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण है। अब अगर हम बात करें आयुष्मान भारत मिशन की, आयुष्मान भारत मिशन की बात करें तो फरवरी 2018 में इसको आरंभ किया गया था। ये विश्व की सबसे बड़ी कौन? आयुष्मान भारत योजना है, विश्व की सबसे बड़ी बीमा स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, अब इस अस्पताल के अलावा, ठीक है, इस अस्पताल के अलावा और किस योजना को हमारी यूपी में लाभ दिया गया? तो यूपी में अन्य कौन सी योजना है? पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, कौन सी है योजना? पीएम जन आरोग्य योजना। इसे भी पुरस्कृत किया गया है। और ये पीएम जन आरोग्य योजना है, वो कब आरंभ हुई है? वो तो हुई थी फरवरी में आयुष्मान भारत, और जो पीएम जन आरोग्य योजना है वो सितंबर 2018 में, वो फरवरी 2018 में, ये सितंबर 2018 में आरंभ हुई है पीएम जन आरोग्य योजना। देखते हैं अगला, दीदी कैफे। अभी ठीक है, दीदी कैफे कार्यक्रम। देखो, दीदी कैफे कार्यक्रम, इसमें क्या है? दीदी कैफे कार्यक्रम, इसमें जो शहरी गरीब महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, और वही जो शहर में रहने वाली गरीब महिलाएं हैं, उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले देखते हैं दीदी कैफे कार्यक्रम, ये किसके तहत बनाए जाएंगे? और 17 नगर निगमों, देखो शहरी आजीविका मिशन के तहत यूपी में जो 17 नगर निगम हैं, ठीक है, यूपी में जो 17 नगर निगम हैं, उनमें क्या होगा? ये दीदी कैफे अभियान चलेगा। ठीक है, दीदी कैफे अभियान चलेगा। अब इनका संचालन कौन करेंगे? दीदी कैफे अभियान का महिलाएं करेंगी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने बताया अभी, जो शहरी गरीब सहायता समूहों में से जुड़ी हुई महिलाएं हैं,
ठीक है, उनको रोजगार हेतु, मतलब शहरी जो गरीब सहायता समूह हैं उनसे कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये दीदी कैफे कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो हमारे 17 नगर निगम हैं, ठीक है, यूपी में, उनमें आरंभ किया गया है। ध्यान रखना, ये 17 नगर निगमों में आरंभ किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे किसके तहत आरंभ किया गया है? शहरी आजीविका मिशन। अब ये शहरी आजीविका मिशन कब चला था? शहरी आजीविका मिशन है सितंबर 2013 में इसको आरंभ किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2013 में इसको आरंभ किया गया। तो दीदी कैफे अभियान क्या है देख लो आप। अगली अगर यही बात करें हम, अगला क्या है? वन लाइनर है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। यूपी में 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चे, देखो यूपी सरकार हो या कोई सरकारें हो, अभी प्रेजेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए इतने कार्यक्रम चला रहे हैं, और खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। और फ्री में तो छोड़िए कि आपको सरकारों द्वारा इतना प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां बच्चों को बस थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहते हैं। अभी कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जा रही है, उसके बाद या तो उनको शादी के लिए आगे कर दिया जाता है या फिर कुछ ही काम में छोड़ दिया है। देखो, मैं जहां तक कहता हूं, आप सभी लोग बच्चों को वहां तक तो शिक्षा मतलब लेने दीजिए जहां तक वो कुछ चीजों को समझ सके, ठीक है। तो आप देख लीजिए भैया, आप सभी लोग जागरूक हो और शिक्षा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाएं। देखो, किसी फिलोसफर थे हमारे अरस्तु जी, उन्होंने ठीक कहा है कि जहां कोई भी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वहां की आपने अगर शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर दिया तभी वो उच्च लेवल में आ सकता है, नहीं तो वो हमेशा पिछड़ा रहेगा। जिसकी शिक्षा गिरी हुई होगी वो पिछड़ा ही होगा। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि देखो बच्चों को हाई स्कूल तक ही और ऊपर ले जाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, यूपी में 9 से 12वीं क्लास के लिए मुफ्त किताबें दे जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब देखो, 9 से लेकर 12वीं क्लास तक किताबें भी क्या मिलेंगी? बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ठीक है। और फीस तो क्या लगती है सरकारी स्कूलों में या कॉलेजों में, वो तो सबको पता है, ठीक, बिल्कुल नाम मात्र की फीस लगती है। अब इसके लिए यूपी सरकार खर्चा कितना करेगी? 19 करोड़ 70 लाख का खर्चा करेगी, ठीक। अब इसमें कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है? कुल यूपी के विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यहां पे लिख देगा राजकीय उच्च विद्यालय, ठीक है। तो माध्यमिक रहेंगे, माध्यमिक 12 से नीचे वाले, ठीक है। ये हैं आपके 2428, कितने हैं? 2428 हैं। तो इसको आप देख लेना, ठीक है। वन लाइनर है। अगला देखते हैं हम, स्मार्ट सिटी अवार्ड। देखो, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम था वो 2015 में आरंभ किया गया था। ये जब मोदी जी आए थे 2014 में, उसके बाद 1 साल बाद। देखो, ये स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी मतलब शहरों का अच्छे से विकास करना, गंदगी ना रहे, बिजली की सप्लाई हो, नालियां साफ रहें, यही तो है। और इस स्मार्ट सिटी योजना की तुलना अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो जो हमारी सिंधुकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उस नगर नियोजन की व्यवस्था से की गई है वर्तमान के शहरों की तुलना। या उस समय के जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता थी, उसकी तुलना वर्तमान के स्मार्ट सिटी शहरों से की जा रही। मतलब उस समय में कितने अच्छे सुंदर नगर बसा हुआ था सिंधुकालीन सभ्यता वाला, ठीक। तो उसी तरह से क्या क्या उनमें खासियत थी, ठीक है। तो वैसे ही शहर बनाने की बात की जा रही थी, किसके? स्मार्ट योजना के तहत 2015 में आरंभ की गई थी। अब इस पर
सबसे ज्यादा अमल करने वाला शहर कौन सा बना है, उसके बाद सबसे अधिक कार्य करने वाला राज्य, सबसे अच्छा कार्य करने वाला इस योजना के तहत राज्य कौन सा बना है, उसके बारे में ये बात की गई है। तो देखो स्मार्ट सिटी अवार्ड हैं 2022 के हैं। इस अवार्डों में मतलब इस योजना के तहत टॉप पर कौन सा शहर रहा है, इंदौर सबसे टॉप पर रहा है, उसके बाद सूरत और फिर इसके बाद हमारा यूपी का आगरा टॉप मोस्ट में रहा है। ठीक है, यूपी का आगरा तीसरे नंबर पे रहा है, जिसने नगर नियोजन में बहुत अच्छा कार्य किया, स्मार्ट सिटी बनाने बहुत अच्छा कार्य किया। अब स्मार्ट सिटी से तात्पर्य क्या है, मैंने बता दिया आपको, गंदगी ना रहे, ट्रैफिक ना लगे, ठीक है, ट्रैफिक की समस्या ना हो, ऐसी चीजों को, और पानी आराम से निकल जाए, ठीक, कोई भी पेयजल की समस्या ना हो, ऐसी सिटियों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। अब देखिए इंदौर, सूरत और आगरा। अब राज्यों में, ये तो शहरों में हो गया, लेकिन राज्यों में किसने टॉप किया है, तो राज्यों में भी एमपी ने हमारे ने टॉप किया है, उसके बाद तमिल है, ठीक है, एमपी टॉप पर है, तमिल है, यूपी और राजस्थान एक साथ एक रैंक पाई है, दोनों ने तीसरी रैंक, ठीक है, यूपी और राजस्थान दोनों ने एक रैंक पाई है, वो तीसरी रैंक पाई है। तो पहले पे कौन रहा है, एमपी रहा है स्मार्ट सिटी योजना के तहत। अब इसका मंत्रालय कौन सा है, स्मार्ट सिटी योजना में जो चलाई गई थी वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी, जो हमारा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसके द्वारा जून 2015 में इसको क्या किया गया, आरंभ किया गया। ठीक है, क्या किया गया, आरंभ किया गया स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, ये है आपका। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, अटल आवासीय विद्यालय। कितना, देखो वन लाइनर पॉइंट है आपके। अटल आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय का मतलब है कि शिक्षा विद्यार्थियों को स्कूल में रखकर दी जाए, स्कूल में रखकर दी जाए। ठीक है, आवासीय का मतलब यही तो होता है कि आवास, स्कूल के साथ साथ वहां रहन बसेरा भी हो छात्र का। ठीक है, उसी को हम कहते हैं आवासीय विद्यालय। अब जैसे यूपी में जो निराश्रित बच्चों के लिए चलाई गई है, और इसके लिए कितने आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, 18। मतलब निराश्रित बच्चे हैं, मान के चलो अनाथ बच्चे हैं, या अनाथालय में रहने वाले बच्चे हैं, या जिनका आश्रय, इनके माता पिता दोनों ही अपंग हैं, वो भी तो निराश्रित ही हैं। ठीक है, अब उन बच्चों के शिक्षा के लिए ये कार्यक्रम, देखो कितना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया है, अटल आवासीय विद्यालय। अटल हमारे अटल जी के नाम पर चलाया गया है, जो पूर्व पीएम, ठीक है, पूर्व पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर चलाया गया है। अब किसके लिए चलाया गया है, यूपी के जो निराश्रित बच्चे हैं। ठीक है, कुल कितने बनाए जाएंगे, कुल 18 बनाए जाएंगे। ठीक है, कुल कितने बनाए जाएंगे, 18। अब अगला हमारा वन लाइनर ही है, यूपी का सबसे बड़ा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट रिजॉर्ट। ठीक है, मतलब खेल से संबंधित एडवेंचर, न्यू तकनीकी से संबंधित, ठीक है, एडवेंचर, और एक रिजोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, वो कहां बनेगा, वो लखनऊ में बनेगा। किससे संबंधित है ये, यूपी का सबसे बड़ा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट रिजोर्ट। मतलब ये कौन सा है, ये है हमारा स्विमिंग से, किससे संबंधित होगा, स्विमिंग से संबंधित, तैराकी से संबंधित होगा। ठीक है, खेल परिसर बनाया जाएगा, कहां पे, लखनऊ में। अब देखो लखनऊ में ही अभी हाल ही में हमारा क्या हुआ था, नौसेना का एक सौर संग्रहालय भी स्थापित किया गया था, कहां पे, लखनऊ में। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से देख लेना, ये लखनऊ में ही है। पहला हमारा अटल आवासीय विद्यालय के तहत जो निराश्रित बच्चे, उनको 18 आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। फिर दूसरा हमारा एडवेंचर
वाटर स्पोर्ट्स वो रिजोर्ट्स कहाँ पे बनेगा, वो लखनऊ में बनेगा। नौसेना का सौर संग्रहालय भी कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। अगला अगर हम बात करें G20 की, ये बहुत पहले ही घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। G20 की जो सांस्कृतिक मंत्री है, हमारी कल्चरल बैठक हुई है, G20 की अध्यक्षता किसने की है, हमारे भारत ने 2023 में की है, ठीक है। और 2022 में की थी वो इंडोनेशिया ने, और 2024 में करेगा वो कौन करेगा, ब्राजील करेगा। किसकी, G20 वाली। सॉरी ये वो हमने शायद एससीओ की बता दी, वो एससीओ की बताई है, ठीक है। वो एससीओ वाली G20 की अगर हम बात करें, मतलब एससीओ वाली की बता दी है 2022-23 वाला। G20 की जो कल्चरल मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ पे हुई है, वो बैठक हुई है वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पे हुई है, वाराणसी में हुई है। अगला, अगली हमारी खबर क्या है, श्री राम स्तंभ, ठीक है। ये क्या है, इसको देखते हैं अच्छे से। देखिए श्री राम स्तंभ ये क्या है, मैं इसको आपको मैं पहले ही बता दूं, ये श्री राम स्तंभ योजना क्या है। देखो ऐसा बताया, एक शोध किया गया, उसमें देखा गया कि भगवान श्री राम के कुछ पद चिन्ह मिले, कहां से कहां तक, अयोध्या से लेकर जो हमारा तमिल रामेश्वरम है, ठीक है, रामेश्वरम है श्रीलंका और तमिल के मध्य में, वहां तक भगवान श्री राम के कुछ पद चिन्ह बने मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए। तो उन्हीं पद चिन्हों पर भगवान श्री राम के कुछ स्तंभ बनाए जाएंगे। अब उन स्तंभों पर कुछ अलंकरण कार्य किया जाएगा, अलंकरण का मतलब है कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। और जो स्तंभ बनाए जाएंगे वो लगभग में 15 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये भगवान श्री राम की जब वन गमन का प्रसंग है वो इस स्तंभों पर दर्शाया जाएगा, उसी को हमने श्री राम स्तंभ योजना नाम दिया है। देखिए श्री राम स्तंभ योजना, अब ये देखिए अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक कुल 249, ठीक है, 249 श्री राम स्तंभों को बनाया जाएगा। कितने, 249 श्री राम स्तंभों का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये हैं क्या, क्यों बनाए जाएंगे, भाई उनके पद चिन्ह प्राप्त हुए श्री राम के। तो अब इन स्तंभों की ऊंचाई कितनी होगी, इन स्तंभों की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 15 फीट। देखो इस तरह से ये स्तंभ बना दिए जाएंगे, जहां जहां भगवान श्री राम के पद चिन्ह के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां पे। अब इन पर अलंकृत, इनको सजाया भी जाएगा, लेखन कार्य भी किया जाएगा, अलंकृत भी किया जाएगा। अलंकृत किससे किया जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा इन पर, यहाँ पे, यहाँ लिखा क्या होगा, भाई लिखा वाल्मीकि ने जो हमारी रामायण लिखी है, रामचरितमानस के कुछ प्रसंग लिखे हैं, रामायण के कुछ प्रसंग हैं, उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसमें लिखने में जो लिपि का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी लिपि होगी, एक तो रोमन होगी, दूसरी हमारी खुद की देवनागरी होगी जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इस लिपि होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि श्री राम स्तंभों की संख्या कितनी, ये हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन फिर भी आपको ये कहां से कहां तक बनेंगे इतना याद रखना है, रामेश्वरम तक, ठीक है। अब इनकी ऊंचाई 15 फीट होगी। आकृति वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस के वनगमन के प्रसंग को इस पर दर्शाया जाएगा। रोमन और देवनागरी लिपि का प्रयोग होगा। उसके अलावा एक कार्यक्रम और चला है, क्या, अयोध्या में ही टेम्पल म्यूजियम कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, अयोध्या में ही टेम्पल म्यूजियम कार्यक्रम। इस बिंदु को भी आप अच्छे से याद रखें क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन था, तो हमने शॉर्ट में यही लिख दिया है। टेम्पल म्यूजियम कार्यक्रम कहां पे आरंभ हुआ है, अयोध्या में आरंभ हुआ है। अगली हम बात करें, देखिए फिर से आपके वन लाइनर क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये बात कर रहा है, पहला वन लाइनर है, यूपी सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेकअप डैम, ठीक है, चेकअप नहीं सॉरी, चेक डैम कितने जिलों में बनेंगे, कितने जिलों में बनेंगे, 18 जिलों में बनेंगे, ठीक है। यूपी सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए, वहां क्या थे, वहां
आवासीय विद्यालय, वो भी कितने थे? 18 थे। और यहाँ पे क्या है हमारे, देखो हमने देखा है ये क्यों बनाए जाएंगे, ये इसलिए बनाए जाएंगे क्यों, जब बरसात होती है, बरसात के समय में पानी सारा नालियों में बहकर नदी में चला जाता, नदी से फिर आप समझते हैं समुद्र की ओर निकल जाता। तो इस अगर जल को हम संरक्षित कर लें, सुरक्षित कर लें, तो सिंचाई के समय बाई चांस मानो किसी क्षेत्र में सूखा पड़ रही है तो वहां एक तालाब बनाकर संरक्षित कर लिया जाएगा, डैम बनाकर संरक्षित कर लिया जाएगा, तो वो सूखा के समय सिंचाई तो कर सकेंगे। ठीक, सूखा के समय आसानी से सिंचाई हो सकेगी, इसीलिए इन चेकअप डैमों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। कितने बनेंगे ये? 18 जिलों में बनेंगे। और अगला देखो, बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यूपी में फसल बीमा योजना लागू होगी कितनी फसलों पर? जो हमारी प्रधानमंत्री द्वारा फसल बीमा योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके तहत अब यूपी में भी उसके लिए फसलें क्या कर दी गई हैं, नामित कर दी गई हैं कि 18 फसलों पर होगी। तो आपको बस इतना रखना है, देखो ये सब पुलिस का या वनडे एग्जाम का सारा मटेरियल यही है। यूपी में फसल बीमा योजना लागू होगी, कितने फसलों पर होगी? 18 फसलों पर लागू होगी। कौन कौन सी फसल है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस संख्या याद रखनी है। अगला तो भाई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि इस बार के RO और PCS दोनों में ये क्वेश्चन रखा जाएगा, मुझे भी लग रहा है इतना अच्छा क्वेश्चन है। फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, मतलब गंगा प्रदूषण के ऊपर ये बुक लिखी गई है। गंगा गंदी है, कहाँ पे गंदी है? ऐसा लग रहा है कि गंगा मर सी गई है, मतलब इतनी गंदगी है, इसी के ऊपर पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? राधिका आयंगर जी ने। किसने लिखा है ये? राधिका आयंगर जी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक, तो देखो आपकी पहला वन लाइनर्स, यूपी सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेकअप डैम कितने बनाए जाएंगे? 18 बनाए जाएंगे। यूपी में फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा, कितनी फसलों पर लागू किया जाएगा? 18 फसलों पर लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में हमारी ये पुस्तक लिखी गई है, फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ठीक है, बनारस। तो ये पुस्तक राधिका आयंगर जी की अभी हाल ही में एक व्यवस्था और की गई है यूपी में। वो व्यवस्था क्या है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी में ऐसा पूछा गया था, उस समय करंट में चर्चा में रहा था, पता नहीं किसी में पूछा गया यूपी का, कि यूपी में सर्वाधिक आलू किस जिले में उत्पादित होता है। ठीक है, तो आपका आगरा ही है। उस समय उसने फर्रुखाबाद सही किया था। ठीक है, क्या किया था? फर्रुखाबाद को सही किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? फर्रुखाबाद को सही किया था। ठीक है, इसको सही किया था। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है? आलू उत्पादन में आगरा का प्रथम स्थान है। ठीक, तो ये अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहां बनाने की बात की जा रही है? आगरा बनाने की बात की जा रही है। अगला हम देखते हैं क्या है, कतरनिया घाट चर्चा में आया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। देखो, कतरनिया घाट एक बहराइच का वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहराइच का वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब इसको गेंडा मतलब अभ्यारण्य में बदलने की बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में ये वन्य जीव कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हमारा लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, उसका हिस्सा है। ठीक है, उसका हिस्सा, लेकिन स्थिति है, वास्तविक स्थिति वो बहराइच जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो वन्य जीव अभ्यारण्य, अब इसको एक गेंडा अभ्यारण्य में बदलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उससे संबंधित है। तो देखिए, कतरनिया घाट हमारा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है ये? वैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसको किसका हिस्सा माना जाता है? जो हमारा दुधवा लखीमपुर खीरी का, कहां का? लखीमपुर खीरी जिला है, उसमें दुधवा टाइगर रिजर्व है, उसका हिस्सा माना जाता है किसको? कतरनिया घाट को। लेकिन वास्तव में इसकी स्थिति है वो किस जिले में है? बहराइच में। किस जिले में है? बहराइच में है। और बहराइच में भी जो ऊपरी गंगा है हमारे, उसके मैदान आते हैं इसमें, ऊपरी गंगा नहर है उसके मैदान आते हैं। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए आया है,
अब अगर आप कहोगे सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कतरनिया घाट कहाँ है, तो आंखें बंद करके भैया कहाँ मारना है, बहराइच में मारना है इसको, ठीक है। वो हाँ कूट में बना दे तो आप उसमें चक्कर में फंस जाएंगे कि कतरनिया घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। जब ए बी 4 बो दिए हों, फिर उसके बाद और 2 दिए हों, ठीक है, तब दिक्कत में आ जाएगी। तो कतरनिया घाट अब ये बहराइच में ऊपरी गंगा मैदान अब चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इसीलिए आया है ये कतरनिया घाट अभ्यारण्य है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसको क्या बदलना चाह रहे हैं, किसमें बदलना चाह रहे हैं, ये गेंडा, ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य बनाने की बात की जा रही है, ये इसलिए चर्चा में आया। अब यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ पे, कतरनिया वन्य जीव घाट अभ्यारण्य में एक घड़ियाल पाया जाता है, आपका बाघ पाया जाता है, डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। डॉल्फिन भी यहीं पे पाई जाती है। लंबी चोंच वाला जो गिद्ध है वो भी हमारे कतरनिया घाट वाले अभ्यारण्य में ही पाई जाती है। तो देखिए, ठीक है, तो कतरनिया घाट से संबंधित ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। वन लाइनर भाई ये यूपी का करंट है, बड़ा अच्छे से तैयार हो जाता है, आप एक बार कोशिश तो करें इसे तैयार करने की। लास्ट हमारा यही हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद 1 मिनट, तो देख लीजिए ये हमारे कुछ बिंदु थे, इनको हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हम आपको कुछ बात बता दें। देखो, हम अपने ऑफलाइन बैचों की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन बैचों में हमारा RO का बैच मॉर्निंग में बहुत अच्छे से आरंभ है, ठीक है, अच्छे से रनिंग में चल रहा है। उसमें काफी सारे सब्जेक्टों को इकट्ठा करके सुनाई भी की जा रही है और टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी जल्द ही, ठीक। तो जो लोग RO में अपना इंटरेस्ट रखते हैं या देना चाहते हैं इस बार, तो वो बहुत अच्छे से आए हमारे यहाँ, देखें कि वास्तव में RO लेवल का चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। जो आसपास के बच्चे हैं, ठीक, और जो घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार कोचिंग में आके देखें। तो सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ 7 से 10 बजे तक 3 घंटे का बैच है ये, 10 बजे तक ARO तक, ठीक है, ये आरंभ करा दिया गया है, आरंभ स्टार्ट है अभी। और 2024 PCS के लिए भी, PSC के लिए भी बैच आरंभ है। उसके बाद हमारे 2 बैच चलते हैं, 9 बजे से 12 बजे तक, वो हमारे पुलिस मतलब वनडे एग्जाम के लिए बैच आरंभ है। ये भी 2 बैच चल रहे हैं एक साथ। फिर इवनिंग में अभी हमारा थोड़ा टाइम बदल दिया गया है, 2 बजे से 5 बजे तक, ये भी हमारा वनडे एग्जाम के लिए, मतलब पुलिस, पैट, GD वगैरह के लिए ये भी आरंभ है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें। अगर अच्छा आपको ही नहीं लगा है तो आराम से रख दीजिए फोन, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। मस्त रहिए और हमारे इससे नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। क्या बात।